हेलो दोस्तों, मेरा नाम धैर्य है और उससे ज़्यादा मैं अपने बारे में क्या बताऊं। एक कॉलेज में पढ़ता हूं और एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। हमेशा सोचता रहता हूं मुझ में क्या कमी है और बाकी इतने अच्छे क्यों दिखते हैं। वो लड़की मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। वो कमी को पहचानने की कोशिश कई बार की मैंने, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा। ठीक ही तो दिखता हूं। बार बार आईने में अपने बालों को संवारना, अपनी आंखों को देखना, अपने चेहरे को देखना। कुछ तो कमी है जो उसका ध्यान मेरी तरफ खींचता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बाकी लड़कों को देखती नहीं। कुछ लड़के ऐसे हैं जिन पर उसका भी ध्यान टिका ही रहता है और मुझे बड़ा गुस्सा आने लगता है। उस लड़की का नाम है रिया और उस लड़की पर कई और लड़के मरते हैं, चेहरे साफ बयां कर देते हैं। और कभी कभी मुझे लगने लगता है मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। लेकिन मेरी मदद कुछ और लड़कियां भी करना चाहती हैं जो मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। मैं नहीं जानता वो मुझे पसंद करती हैं या वैसे ही अच्छी दोस्त बनी हैं, लेकिन मुझे वो ये ज़रूर कहती हैं हमें पता है रिया को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, हम तुम्हें बता सकती हैं। और इस बार मुझे पता लगा है कि उसे नए नए फूल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ऐसे फूल जो यहाँ पर नहीं मिलते, दूर दराज से यहाँ पर लाने पड़ते हैं, या हो सकता है कोई फूलों की दुकान ऐसी हो जहाँ पर ऐसे अच्छे अच्छे फूल मिलते हों। इसी के साथ उन लड़कियों ने यह भी कहा है कि वो थोड़ी सी लालची है। मैंने डांट दिया उन्हें, अरे नहीं नहीं, लालची नहीं है, अरे इतनी तो अच्छी है, वो लोगों की मदद भी करती है। मैंने देखा है कुत्तों को हमेशा खाना खिला रही होती है और उनके साथ ही बैठ जाती है। इतना अच्छा दिल लड़कियों में कम ही पाया जाता है। फिर से मैं एक नई कोशिश करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोशिश नहीं की। उसके पास जाकर उससे बात करना, दोस्ती करने की कोशिश करना, मैं ऐसा कई बार कर चुका था। कभी कभी तो मेरी जेब जितना अलाउ करती मैं उतना महंगा गिफ्ट उसके लिए लेकर आता। लेकिन पता नहीं मुझ में कोई कमी थी कि उसका ध्यान मेरी तरफ खींचता ही नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर था कि कभी कभी वो हमारी क्लास में मेरे बेंच के बिल्कुल साथ आकर बैठ जाती। शायद किसी से झगड़ा होता होगा। इस बार भी वो मेरे पास आकर बैठी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। हमेशा मेरी ज़बान सूख जाती है उसके सामने और मैं सोच रहा, ऐसा मौका भगवान ने मुझे दिया है, मुझे इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ़ायदा उठाऊं तो उठाऊं कैसे? मैं बात करूं तो करूं कैसे? उसने मुझसे मेरी नोटबुक मांगी। मैंने जल्दी से वो नोटबुक उसे दे दी। वो एक एक करके पन्ने फाड़े जा रही थी। उस पर कुछ लिखकर बाकी लड़कियों की तरफ फेंक रही थी। गुस्सा था तो वो ऐसे उनसे बात कर रही, लेकिन मेरी वो पूरी नोटबुक जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था उसने फाड़ डाली और मैंने ज़रा भी आवाज़ नहीं की थी। करीब से चेहरा देखने का मौका कभी कभी ही मिलता है और जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं उसका चेहरा इतने करीब हो तो फर्क नहीं पड़ता, आपको नुकसान भी हो रहा हो तो। रिया काफ़ी ज़्यादा शरारत किए जा रही थी। उसके बाद उसने अपना सर नीचे की तरफ छिपाया और फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। फ़ोन देना, फ़ोन, जल्दी से मुझे फ़ोन करना है। और मैंने उसे कहा मेरे पास फ़ोन नहीं है। वो मेरे चेहरे को ऐसे देखने लगी जैसे कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी उसे उम्मीद ही ना हो। फिर वो कहने लगी, अरे मैं कहाँ आकर फंस गई, मुझे पीछे बैठना चाहिए था। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया, फ़ोन दे दे यार, ज़रूरी है। मेरे दोस्त मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और मेरी मदद भी करते थे। उन्होंने मुझे फ़ोन दिया और मैंने वो फ़ोन रिया को दे दिया। रिया फिर फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी जो आगे क्लास में बैठी हुई थी। फिर उसने मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दिया और इस तरह से उस दिन रिया से कुछ बात भी कर पाया था मैं। बाद में वो मेरे बारे में पूछने लगी और कहने लगी, यार तुम ट्राई बहुत करते रहते हो, पता है मुझे तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन समझने की कोशिश करो, हमारे बीच बात नहीं बन सकती। मेरे दिल की बात थी जो मैं उसके सामने कभी कर ही नहीं पाया था, लेकिन उसे इसके बारे में पता था। शायद किसी लड़की ने उसे बता दिया था। मुझे उस लड़की पर गुस्सा करना चाहिए
या उसकी तारीफ करनी चाहिए कि जो बात मैं कर ही नहीं सकता था वो उसने पहले ही कर दी थी और सामने से रिया ने ना भी कर दी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा मायूस था, लेकिन मेरी कुछ दोस्त मुझे कहने लगी कि लड़कियां शुरू में ना करती ही हैं, क्योंकि किसी अनजान के सामने ऐसे हाँ करना कोई अच्छी बात नहीं। उसका दिल जीतने की कोशिश करो ना, दिल जीतोगे वो हाँ करेगी, ज़रूर करेगी। उसकी मदद करो, उसके लिए फूल लेकर आओ, बताया तो है तुम्हें। और फिर मुझे लगा हाँ, मुझे उसे फूल देने चाहिए, पहले उसका भरोसा जीतना है। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट लेकर आऊँगा, शायद वो मेरी बात मान ही ले। और आज वैसे भी मेरे दिल की बात उसी ने कर दी और ना भी कर दी। ना को हाँ में बदलना था। फिर जब क्लास खत्म हुई, कॉलेज से मैं बाहर निकला, उन दोस्तों ने मुझे बता दिया था कि फूल कहाँ से मिलते हैं और वैसे फूल लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। लेकिन जब मैं उस फूलों वाली दुकान पर पहुंचा, वहाँ गुलदस्ते लगे हुए थे। वो गुलदस्ते इतने ज़्यादा महंगे थे, मेरी औकात से बाहर, मैं उसे खरीद ही नहीं सकता था। फिर मैं सस्ते सस्ते फूल देखने लगा और वहाँ सबसे सस्ते फूलों की तरफ मेरी नज़र पड़ी। वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, लेकिन इस दुकान के लिए वो सबसे सस्ते फूल थे। जो उन फूलों को खरीदता था उसे कोई अटेंड भी नहीं करता था। फूल खुद आगे लेकर जाओ, बिल करवाओ। और मैंने वो फूल बिल करवाए और अगले दिन मैंने अपनी किट में वो फूल रखे हुए थे। जैसे ही रिया क्लास में आई, मैं उसके करीब गया और कहने लगा, 1 मिनट रिया, एक बात करनी थी। वो मेरे पास आई और मेरे साथ ही बैठ गई। फिर उसने मुझसे पूछा, हाँ बताओ, कोई काम है तो बताओ मुझे। मैंने उसके सामने फूल आगे बढ़ा दिए। वो फूलों को देखकर थोड़ी मुस्कुराई और फिर कहने लगी, ये वाले फूल मेरे पास बहुत हैं। हर कोई लड़का जब ट्राई करता है तो यही फूल देता है। अब तुम भी बिल्कुल बाकियों की तरह ही। मैं थोड़ा सा घबराया और कहा, अरे फिर मैं ट्राई करूँगा, कोई अच्छे फूल लेकर आऊँगा, ढूंढ कर, जो तुम कहीं और देख ही ना पाओ। वो मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ तब बात बने। ऐसे फूल लेकर आना जो कोई देख ही ना सके, किसी और के पास हो ही ना। ढूंढो, अब लड़की पटानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कहकर रिया आगे जाकर बैठ चुकी थी। मेरे मन में कई अरमान उठ रहे थे, लेकिन मेरी जेब काफ़ी ज़्यादा हल्की थी। मैं अपने पिता से पैसे मांग भी नहीं सकता था। मेरे पिता सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन घर की ईएमआईज और घर के और खर्च में सारे के सारे रुपए लग जाया करते थे। और मैं पॉकेट मनी अपने पापा से मांगा नहीं करता था, छोटे मोटे काम किया करता। गांव में कुछ ना कुछ हमारे बागान में जो फल लगते, मैं उसे शहर में बेचा करता, तो दादाजी कुछ रुपए दे दिया करते थे। लेकिन मैं उनके पैसों को कभी खर्च करने में यकीन नहीं करता था। प्यार में इस बार तो अंधा हो गया था। हरे कुछ खर्च हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर रिया खुश तो होगी ना। हरे उसकी मुस्कुराहट के लिए भी कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। लड़कियां ऐसे ही पटती हैं, सब कहते हैं ना। इसीलिए मैं फूलों को ढूंढना चाहता था। कुछ रुपए थे इस बार और मुझे लगा मैं महंगी दुकान पर क्यों जाऊं, किसी सस्ती दुकान पर जाता हूं। शहर में छोटी मोटी दुकानें भी होंगी। और मैं फूलों की दुकान ढूंढने लगा। वो बाजार जहां सबसे सस्ती चादर, कपड़े, बर्तन मिलते हैं, वहां कोई फूलों की दुकान भी होगी। पूछा मैंने और मुझे पता लगा, हाँ एक ऐसी फूलों की दुकान है। वहां पर कुछ पुरानी किताबें रखी हैं, वहां पुराने फूल भी मिलते हैं और उनका पीछे बागीचा है। बागीचे में ऐसे फूल उगाते हैं वो, जो कहीं और नहीं मिलते, और कीमत ठीक ठाक ही रखते हैं वो, क्योंकि वहां लोग आते ही कम हैं। शौक है उस आदमी का। जब मैं उस दुकान पर पहुंचा, आगे मुझे एक फूल नजर आया। बड़ा खिला हुआ फूल था, सतरंगी फूल कह सकते हैं। 7 रंग थे उस फूल में। और मैंने उस आदमी को कहा, अरे अंकल ये फूल कितने के होंगे? और वो बड़ा आकड़ू था, जितने के भी हों, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं तुम बताओ, दो और ले जाओ। मैं कहने लगा, अरे ऐसे नहीं, आप बताइए ना कितने के हैं, महंगे हुए तो मैं दे ही नहीं सकता। उसने कहा, औकात से बाहर है तो निकलो, वैसे भी तुम्हारे जैसे लौंडे लपाटे आते रहते हैं, मैं फूल देना ही नहीं चाहता, चलो चलो निकलो। मैंने कहा, जी आप समझ नहीं रहे, मैं पैसे लेकर आया हूँ, आप बताइए तो सही।
उसने कहा निकलो निकलो, मैं बेचना ही नहीं चाहता। वो बड़ा अकड़ू इंसान था। उसकी उम्र होगी कोई 70 साल। तगड़ा लग रहा था, लेकिन इतना ज्यादा अकड़ू। तभी तो उसके फूल बिकते नहीं, उसकी किताबें बिकती नहीं। मैं दुकान से थोड़ा दूर निकल आया था। दूर से मैं उस फूल को देख रहा। यार, मैं लड़का हूं और मुझे वो फूल इतना खूबसूरत लग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा फूल नहीं देखा। रिया उस फूल को देखकर पागल हो जाएगी और मैं बताऊंगा नहीं मैं लेकर कहां से आया हूं। यकीनन कोई अमीर भी ऐसा फूल शायद ही ढूंढ पाए। यार, फूल तो चाहिए, क्या करूं, माफी मांगू? ऐसा करता हूं, मांग ही लेता हूं। अब प्यार के लिए कभी कभी गिड़गिड़ाना भी पड़ता है तो कोशिश कर ही लेता हूं। जैसे ही मैं दुकान की तरफ बढ़ने लगा, वो बूढ़ा आदमी पागल था क्या? उसने फूल उठाया और हाथों में ऐसे निचोड़ा कि फूल का कचूमर बन गया। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, चल चल निकल, मैं बेचना ही नहीं चाहता। ये फूल चाहिए था ना, ले, धज्जियां उड़ा दी फूल की। अब ऐसा कर, खिसक ले यहां से, वरना इससे पहले कुछ उठाकर मारूं मैं। चल चल। लौंडे लपाटे प्यार की कोशिश करते हैं, मुझे जलन होती है उनसे, इसीलिए मैं फूल बेचना ही नहीं चाहता। चल चल निकल ले। मैं उस दुकान से दूर आ गया। आंखें थोड़ी नम हो गई थी। ऐसा लगा था मैं इस फूल को देखकर रिया को मना लूंगा और वो खुश होगी। जब मेरी दी हुई चीज को देखकर मुस्कुराएगी, कितनी खुशी मिलेगी मुझे। कभी कभी एक तरफा प्यार इतनी खुशी देता है कि आप संभाल ही नहीं सकते। लेकिन सपने टूट चुके थे, आंखें मेरी नम हो चुकी थी। उस दुकान से थोड़ा दूर निकल आया। वहां एक चाय की टपरी थी। उस टपरी पर मैं चाय पीने लगा और उस टपरी वाले से बात कर रहा। यार, वो बूढ़ा कितना अकड़ू है, पागल है क्या? फूल चाहिए था मुझे। यार, फूल ऐसे कचूमर बना के फेंक दिया। उसने कहा, वो बूढ़ा बड़ा अजीब है। वहाँ सब कहते हैं कि पता नहीं काम कैसे करता है, कुछ बेचता तो है नहीं, घर कैसे चलता है। कभी कभी कुछ ग्राहक आते हैं, किसी के साथ तो हंसकर बात करता है, किसी किसी के साथ बड़े गुस्से में बात करता है। अब तुम जैसे कम उम्र वालों से तो वो बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करता। और भाई, फूलों की दुकान है तो लड़कियां तो आएंगी ना। अब कोई लड़की किसी लड़के के साथ दुकान पर पहुंच जाए, कभी कभी तो वो गालियां निकालने लगता है, जैसे प्यार करने वालों से बहुत जलता है। किसी बात की जवानी में कसक रह गई होगी इसी कारण। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जो फूल उसने ना कचूमर बना दिया। मेरे प्यार के फूल खिल सकते थे उस फूल से, लेकिन उस फूल का कचूमर बनाया और मेरे प्यार का भी कचूमर बना दिया। फिर उस चाय की टपरी वाले ने कहा, प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो? मैंने कहा, कुछ भी। वो फूल को दोबारा ठीक करूं तो करूं कैसे? मैं तो अभी भी, अगर एक और फूल हो ना, मैं उसके पांव पड़ने तक को तैयार हूं, गालियां सुनने के लिए तैयार हूं। उस चाय की टपरी वाले ने कहा, प्यार के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो एक तरकीब दूं? देख, तरकीब बड़ी अजीब है और इसमें मुसीबत हो सकती है, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो कोशिश कर सकता है। मैंने कहा, हाँ, कोशिश तो कर ही सकता हूं, बताइए तो सही। उसने कहा, वो जो दुकान है ना छोटी सी, सड़ी गली किताबें रखी हैं, लेकिन फूल नए होते हैं। अब सोच, फूल आते कहां से हैं? क्या वो खरीदता होगा? अब ऐसा कंजूस पागल इंसान फूलों को कैसे खरीदेगा? फूल लगाता है वो, घर के पीछे बागान है। अब बागान नहीं कह सकते, छोटी सी जगह है, वहां पर फूल लगाता है। और भाई, एक बात तो है, फूल लगाने में वो बड़ा तरकीबबाज है। ऐसे फूल लगा देता है यहाँ पर जो कहते हैं कि इस इलाके में या भारत में लगते ही नहीं, विदेशों में लगते हैं। और कुछ फूल ऐसे हैं जैसे दो पौधों को मिलाकर उनसे फूल खिला देता है। ये पता नहीं कैसे, लेकिन ये जो फूल है ना, ये बागान से लेता है। अगर हर रोज ये सतरंगी फूल रखता है तो निकालता कहां से होगा? सोच। मैंने कहा, बागान से। उसने कहा, तो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। फूल चाहिए तो दीवार फांद के बागान के अंदर से फूल निकालना चाहेगा। मेरी आंखें चमक गईं। वैसे प्यार के लिए ऐसा किया जा सकता है? उसने कहा, किया क्यों नहीं जा सकता? कर कोशिश आशिक, क्या पता तेरी प्यार में जीत हो जाए। सबसे पहले तो मैं दुकान के पास गया। देख लिया मैंने उस बूढ़े आदमी को। वो तो आगे ही बैठा हुआ था और एक ग्राहक आया होगा, वो भी कोई 70-75 साल का, बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा। लंबी दाढ़ी रखी हुई थी उसने। वो आदमी अंदर बैठा
और बूढ़ा आदमी चाय बनाने लगा दुकान के अंदर ही। मुझे लगा बस बन गई बात, ये आगे बैठकर बातें करेंगे और मैं पीछे वो फूल निकाल लूँगा। कितना ही समय लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, काम आसान ही है। फिर क्या, घूम कर गया मैं पीछे, देख लिया। काफ़ी बड़ी जगह थी जहाँ कुछ पेड़ पौधे लगे हुए, लेकिन चारदीवारी काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी। बाहर से चढ़ने में परेशानी हुई, अंदर से तो परेशानी नहीं होगी। दीवार के साथ एक पेड़ बना हुआ, पेड़ पर चढ़ूंगा, अंदर से बाहर आना ज़्यादा आसान है। यही सोचकर किसी तरह एक तरफ खंबे पर पैर फंसाते हुए, एक तरफ खड़ी थी एक मोटरसाइकिल, पैर रखा मैंने, खंबे के ऊपर फंसते फंसाते किसी तरह दीवार के ऊपर चढ़ गया मैं। दीवार के ऊपर चढ़ने के बाद जल्दी से मैं पेड़ से घिसटता घिसटता नीचे उतरा, लेकिन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। सबने कहा था वो बूढ़ा आदमी अकेला रहता है, लेकिन यहां तो एक लड़की थी जो पौधों को लगा रही, और उसे देखते ही घबरा गया और उसी पेड़ के पीछे मैं छिप गया। अरे यार, ये क्या? ये तो भगवान का शुक्र है कि आवाज नहीं हुई, तो उस लड़की को शायद पता नहीं लगा। और वो लड़की पौधों को थोड़ा उखाड़ रही थी और चारों तरफ फूल ही फूल। अब समझ में आया, वो खूंसट बुढ़ा वो फूल क्यों लगाएगा? उसकी खुद की जवानी खत्म हो चुकी है, फूलों में उसे क्या ही आकर्षण नजर आएगा। वो लड़की दिखने में सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर मैंने खुद को समझाया, नहीं 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 नहीं, रिया खूबसूरत है और लड़कियां खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है, रिया सबसे खूबसूरत है। फिर दोबारा मैंने उस लड़की की तरफ देखा, फूलों को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। हर फूल में जैसे उसने प्यार भरा हुआ था। यार, ऐसी लड़कियां ना फूल उगाती हैं, तभी तो फूल इतने अच्छे हैं, रिया को पसंद आएंगे क्योंकि एक और लड़की ने उगाए हैं, तभी तो अच्छे लगते हैं। लेकिन इतने में वो बूढ़ा आदमी पीछे आ गया। मेरी तो सांस अटक गई। अरे यार, अगर उस लड़की ने पकड़ लिया तो हाथ पैर जोड़कर किसी तरह निकल सकता हूँ, प्यार की बात करके निकल सकता हूँ। इस बुड्ढे ने पकड़ लिया ना, ये मरेगा। इसकी शक्ल ही मुजरिमों वाली है, कत्ल किए होंगे 3-4 इसने, गला रेत देगा मेरा तो। चुप चुप, यहीं पर खड़ा रह धैर्य, चुप करके। लेकिन वो बूढ़े आदमी से ये उम्मीद थी ही नहीं मुझे। वो बूढ़ा आदमी पीछे आया और उस लड़की को कुछ कहने लगा। वो लड़की ने सर नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। फिर उस बूढ़े आदमी ने 2-3 चमाटी लगाई, और यकीन कीजिए, किसी लड़की को इतनी जोर से थप्पड़ मारा जाता है? मान लेता हूं कि वो इसकी बेटी है, कुछ गलती कर दी होगी तो हल्का थप्पड़ मार सकता था, लेकिन ये कौन सा तरीका है? उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वो पीछे फूलों पर जाकर गिरी थी, उसे चोट भी लगी होगी, और उसके बाद तो एक बार पैर भी मारा। अरे यार, कितना जलील आदमी है, बच्ची के साथ ये क्या हरकत कर रहा है? वो लड़की रो रही थी। वो बूढ़ा आदमी आगे चला गया, लगा लिया उसने दरवाज़ा। कुछ चीज़ लेने आया था, किसी तरह की कोई पत्तियां वगैरह। वो लड़की फूलों पर गिर चुकी, फूल टूट चुके थे, बिखर चुके, और गुस्से में आकर उसने कुछ पौधों को उखाड़ भी दिया। फिर रोई जा रही। और सच में आपके सामने कोई रो रहा हो, अगर आप कुछ भी कर सकते हैं आपको करना चाहिए। तो मुझे लगा, अरे यार, क्या करूं मैं? बुढ़े को पीटने का मन तो कर रहा है, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी है, मैं मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। उसके बागान में मैं घुसा हूँ, मेरे बागान में घुसकर ऐसा कुछ कर रहा हो तब मैं मार डालता उसे। फिर अचानक उस लड़की की आवाज़ आई, चले जाओ, जो चाहिए तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। मैं शांत, सन, किससे बात कर रही है? कोई और तो नहीं? फिर उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, निकलो उस पेड़ के पीछे से। मुझे पता लग गया है तुम पेड़ के पीछे हो, झांक रहे हो इस तरफ। मैं पेड़ से बाहर आया, हाथ ऊपर की तरफ करके, नहीं, चोर नहीं हूं मैं, देखो माफ कर दो। उस आदमी को मत बताना, अपने अब्बू को मत बताना। देखो, उस लड़की ने कहा, वो मेरे अब्बू नहीं है, और तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम चोरी करने नहीं आए तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। फिर मैं उस लड़की के पास गया, मैं उसके पैरों को पकड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं है। उस लड़की ने कहा, तुम अब भी यहीं पर हो?
वो थोड़ी गुस्से में थी, लेकिन उसका गुस्सा भी बड़ा अच्छा ही लग रहा। इस तरह से थोड़ी पीटी थी तो गुस्सा दिखाना तो जायज ही था ना। आंखों से जो आंसू निकल रहे वो उसकी गालों को एक अलग ही चमक दे रहे थे। आंखें थोड़ी सी नम थी, आंखें थोड़ी सी मायूस थी। लेकिन फिर मैंने कहा, देखो मैं फूल लेने आया था, वो आदमी ना फूल बाहर तोड़कर फेंक चुका है, मुझे वही फूल चाहिए, थोड़ी सी मदद कर दो, मैं ज़्यादा रुपए देने को तैयार हूँ, तुम अपने पास रखना। वो कहने लगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम बताओ तुम्हें कौन सा फूल चाहिए। मैंने इशारा किया, वो सतरंगी ज़्यादा महंगा है क्या। उसने वो फूल उखाड़ा और मेरे हाथ में दिया और फिर कहा, जल्दी चले जाओ इससे पहले कि वो आ जाएं, जल्दी जाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं उस पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ने के बाद सीधा उस दीवार पर। मुसीबत खत्म। फिर मैंने पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा। उसने ना कोई सवाल पूछा, ना ही मैं उसे सांत्वना दे पाया। फूल दे दिया उसने। महंगा लगता है, किसी और फूलों की दुकान पर है ही नहीं, हजारों में ऐसे फूल मिलते हैं। उसने उखाड़ कर दे दिया। थोड़ी मायूस थी ना, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। जिसके बाद मैं उस दीवार से छलांग लगाकर वहां से निकला। अगले दिन तक वो फूल उसी तरह से महक दिए जा रहा। फूल को घर में छिपाने में मुसीबत हो गई। माँ कहे जा रही थी, परफ्यूम लगाया है तुमने, बताओ बताओ कौन सा परफ्यूम लगाया और रुपए कहाँ से आए। कैसे बताता माँ को, फूल है, मैंने उस किट में जो रखा हुआ फूल, उसकी महक है ये। अगले दिन क्लास में रिया का इंतजार कर रहा और बाकी लड़कियां मुझसे पूछ रही, अच्छा परफ्यूम लगाकर आए हो तैयार होकर, आज खास दिन लगता है। मैं कैसे उन्हें बताता मेरे पास परफ्यूम नहीं है, ये फूल कैसा है, इसकी महक खत्म होती ही नहीं। जब रिया आगे बैठने वाली थी मैंने इशारा किया, रिया एक मिनट थोड़ा पीछे आओगी। रिया मेरे साथ आकर बैठ चुकी थी और फिर उसने मुझसे पूछा, जल्दी बताओ कोई खास काम है तो मुझे आगे बैठना है, बहुत ज़रूरी काम है, अर्जुन के पास जाकर मुझे बैठना है। मैंने रिया को कहा, रिया एक तोहफा है तुम्हारे लिए, मना मत करना, देखो। उसने कहा, दिखाओ। मैंने फूल निकाला, उसके हाथ में थमा दिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फिर वो बाकी लड़कियों की तरफ देखकर हंसने लगी और फिर फूल की तरफ देखा। बाकी लड़कियां भी देखे जा रही और जिन लड़कों ने उस फूल की तरफ देखा वो भी एक दूसरे से बात कर रहे। रिया हैरान हो चुकी। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड, ये कैसा फूल है, ये कहां से लेकर आए और ये कैसी महक है, बड़ी अच्छी। आज तो मानना पड़ेगा, ये हुआ तोहफा, ऐसा फूल जो कोई मना कर ही नहीं सकता, इसे मैं एक्सेप्ट करती हूं। लेकिन लेकर कहां से आए, ऐसा फूल सस्ता तो मिला नहीं होगा, बात तो माननी पड़ेगी, ये फूल मुझे अच्छा लगा। और एक काम कर सकते हो, देखो अब मान रही हूं, मैं इम्प्रेस हो गई, शायद बात बने। अगर तुम ऐसा फूल मेरे लिए रोज ला सको फिर मैं मानूं, क्योंकि हो सकता है कहीं गिरा हुआ हो, तुमने उठाया, अपनी मेहनत से लेकर आए हो ना। मैंने कहा, बिल्कुल रिया, तुम्हारे लिए मैं चोरी कर तो सकता हूं लेकिन अब नहीं की है। वो मुस्कुरा रही थी, फिर कहने लगी, ठीक है अब बनी बात। वो फूल लेकर आगे जाकर बैठ चुकी थी और मैं तो वो महक में दीवाना हो चुका था। बार बार वो पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखती और मुस्कुराने लगती। उस फूल को वो सूंघती, फिर मुस्कुराती और मेरा दिल उस पर दोबारा आ चुका था। मैं उसका चेहरा हमेशा देखता रहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो खूबसूरत पल था, मेरे सपनों का पल था। वो लड़की का चेहरा आंखों के सामने क्यों घूमने लगा, वही बागान वाली रिया का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और उस लड़की का वो मायूस चेहरा, दोनों चेहरे आंखों के सामने घूमने लगे थे। रिया तो खुश है, लेकिन जिसने मुझे ये तोहफा दिया वो मायूस है। वैसे भी रिया ने कहा है उसे फूल रोज चाहिए, तो मैं फूल लेकर कहाँ से आऊँ, वहीं जाना पड़ेगा। अरे यार, फिर से उसके पास जाना होगा। लेकिन ऐसा करता हूँ, अब वो भी मायूस है ना, किसी ने मदद की है तो उसे खुश करना तो बनता है। क्या लेकर जाऊँ, लड़कियों को फूल पसंद होते हैं, वो तो फूलों के बीच ही रहती है। ऐसा करता हूँ, कुछ और लेकर जाता हूँ जो लड़कियों को पसंद हो,
वो तो काम कर रही है ना वहां पर, तो क्या पसंद होगा उसे जो थोड़ा सस्ता भी मिल जाए। मैं जैसे ही उस दुकान पर पहुंचा, उस बूढ़े आदमी ने मुझे देखते ही अपने फूल पीछे की तरफ कर लिए और मैंने ध्यान दिया, वहां पर सतरंगी फूल तो था ही नहीं। वो मेरी तरफ देखकर गुस्से में घूर रहा और समझदारी मैंने दिखाते हुए सीधा पीछे वाला रास्ता चुन लिया। मैं पीछे पहुंचा तो वहां अब कोई मोटरसाइकिल नहीं था जिस पर मैं चढ़ पाऊं, लेकिन दीवार की एक तरफ वाला वो खंबा किसी तरह मैं घिसट कर थोड़ा ऊपर तक पहुंचा, फिर दीवार पर पहुंचा और पेड़ के सहारे नीचे उतर आया। वो लड़की आगे फूलों को उखाड़ रही थी, पौधों को लगा रही थी और एक पत्थर पर बैठी थोड़ी मायूस भी लग रही, लेकिन मैं उसके लिए कुछ लेकर आया था। वो लड़की को पता लग गया कि मैं यहां पर आया हूं, इसीलिए दूर से उसने इशारा किया जाने का, लेकिन मैं जाने के लिए नहीं आया था। मैंने फूल की तरफ इशारा किया कि मुझे वो फूल चाहिए। वो थोड़ी सी मुस्कुराई, पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी मैंने। फिर वो फूल खुद ब खुद उखाड़कर मेरे पास ले आई। मैंने वो फूल को पकड़ा। उसने कहा जल्दी चले जाओ, वो आ जाएगा और फिर मुसीबत पड़ सकती है। बार बार यहाँ पर मत आओ, और जिसके लिए ये फूल लेकर जाते हो उसे समझाओ कि मैं ये फूल बड़ी मुसीबत झेल कर लेकर आ रहा हूँ। तुम नहीं जानते कितनी बड़ी मुसीबत है यहाँ आने में, इसीलिए चले जाओ, दोबारा मत आना। फिर मैंने उसकी तरफ उसका तोहफा कर दिया, ये तुम्हारे लिए। उसने कहा मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं, फूल ही तो है, पौधों पर फूल लगता है, उसकी किस चीज़ की कीमत। मैंने कहा मैं कीमत अदा नहीं कर रहा, ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम मायूस लग रही थी और तुमने मेरा बहुत फ़ायदा करवाया है। जिसके लिए मैं फूल लेकर गया था ना, उसे इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसके चेहरे में जो खुशी मिली वो कीमत में तुम्हें बता ही नहीं सकता। तो ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। उसने मेरा वो छोटा सा डिब्बा खोला, उसमें आईना था और रंग बिरंगे पत्थरों के बीच वो आईना मिला सस्ता था, लेकिन मुझे वो बेहद खूबसूरत लगा और सोचा था मैंने कि लड़कियों को ये पसंद आता होगा। लेकिन मेरी एक दोस्त ने कह दिया था कि लड़कियों को ऐसे तोहफे मत दो, थोड़े महंगे पसंद आते हैं आजकल लड़कियों को तोहफे। उस लड़की का इशारा था रिया की तरफ कि उसे महंगी चीज़ें पसंद आती हैं। तो मैं इस आईने को रिया को कभी दे ही नहीं पाया था। मुझे लगा मैं इसे दे देता हूँ, शायद पसंद आए, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता उसे पसंद आए या ना आए। लेकिन उसने जब आईने की तरफ देखा, वो मुस्कुराई, बहुत ज़्यादा खुश हुई और उस आईने को आगे पीछे से देखने लगी। बेहतरीन अलग अलग पत्थर लगाए गए हैं और बड़ा खूबसूरत आईना है, मैं इसे रख सकती हूँ? मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर उसने मुझे रुकने के लिए कहा और कहा रुको रुको, वो फूल से अच्छा फूल भी है मेरे पास, तुम्हें दिखाती हूँ। अब ये अपनी प्रेमिका को देना, वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। उसने मुझे एक छोटा सा फूल दिया। दिखने में वो फूल छोटा लग रहा था, मुझे तो ज़्यादा खास लगा ही नहीं। लेकिन उस लड़की ने कहा जब अपनी प्रेमिका को ये फूल दो ना, उसके बाद जो बीच में छोटी सी डंडी लगी हुई है ना, इस डंडी को ऊपर की तरफ खींचना। ये फूल तब खुलता है जब कोई इसे छूता है, ऊपर से मत छूना, उसके सामने छूना और देखना उसका चेहरा, वो हैरान हो जाएगी। मैं खुश हो गया, ये अच्छा है, दोनों फूल दूंगा उसे मैं, वो खुश हो जाएगी। उस लड़की ने कहा हाँ, अब दोबारा यहाँ मत आना, देखो बार बार आओगे तो मुसीबत बढ़ सकती है, अब दोबारा हम नहीं मिलेंगे। वो थोड़ी खुश हुई और यकीन कीजिए उसके चेहरे पर खुशी उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही। एक बार के लिए मैं वहाँ ठहरा ठहरा सा उसकी आंखों की तरफ देखे जा रहा और फिर मैंने खुद को झटका दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, रिया बहुत खूबसूरत है, अरे इसकी नशीली सी आंखें अजीब, अरे नहीं नहीं रिया ज़्यादा खूबसूरत है। अरे ये वैसे ही मायूस लग रही थी ना, तो थोड़ा लगाव सा हो गया, दोस्त ही समझ लो चलो, लेकिन इसकी तरफ ज़्यादा नहीं देखना, बड़ी अलग सी है। वो दीवार को फांद कर वापस घर आ गया था। 2 फूल थे, एक में खुशबू ज़्यादा तो एक में खुशबू बिल्कुल नहीं थी। माँ ने दोबारा सवाल पूछा था, कौन सा परफ्यूम लगा रहे हो? बड़ा अलग सा।
पूरे के पूरे घर में ये महक रहती है, क्या लगा कर आते हो? मैंने मां को बिल्कुल नहीं बताया था। अगले दिन मैंने वो फूल रिया को देने चाहे, लेकिन वो मेरे पास आकर बैठी ही नहीं थी, वो तो आगे ही बैठी हुई। लेकिन जब क्लास खत्म हुई वो मेरे करीब आई और पूछना चाहती थी कि मैं बार बार उसे बुलाए क्यों जा रहा था। और फिर मैंने रिया को वो फूल दिया। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और फिर उसने कहा, ये अच्छा है, तुम दोबारा से वो फूल लेकर आए जो कहीं और नहीं मिलता, ये ठीक है। फिर मैंने रिया के सामने दूसरा फूल किया और वो कहने लगी, ये कौन सा फूल है, कुछ खास तो लग नहीं रहा। मैंने कहा 1 मिनट। फिर मैंने उस फूल के बीच छोटी सी डंडी लगी, उसे खींचा। वो फूल एक एक पत्ती ऐसे खुलता हुआ लग रहा। हर पत्ती का रंग अलग था और उन पत्तियों से अलग अलग महक निकल रही थी। और उस फूल के अंदर छोटा छोटा दिल बना हुआ, बिल्कुल बीच में, और वो उछल उछल कर छोटे छोटे दिल बाहर की तरफ गिर रहे। मैंने रिया का चेहरा देखा, वो हैरान थी ऐसी चीज देखने के बाद। और खिला हुआ वो फूल इतना खूबसूरत लग रहा और छोटे छोटे दिल नीचे गिरे हुए। वो बड़ी खुश हुई और उसने वो फूल लिया। आसपास बाकी लड़कियां ताली बजा रही थी। रिया ने सबको चुप करवाया और फिर मुझे एक तरफ लेकर गई और कहने लगी, तुम सच में बड़े कमाल के इंसान हो, कभी कभी समझ में आते ही नहीं। कभी तो लगता है कि तुम काफ़ी गरीब हो, तो कभी लगता है तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो। सच बताओ, जानबूझकर दिखावा करते हो ना, गरीब बनने का दिखावा करते हो ना, क्योंकि ऐसे फूल कोई गरीब तो लेकर आ नहीं सकता। तुम सच क्यों नहीं बताते? और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच तो समय आने पर ही पता लगता है, इंतज़ार करना चाहिए। वो थोड़ी सी मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट देखने वाली थी। पहली बार उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे प्यार भरी नज़रों से देख रही हो। और उसके बाद एक आंख मार कर कहने लगी, अच्छा तो राज तुम्हारे हैं तो राज मेरे भी हैं, चलो समय आने पर पता लगेगा। उसके अगले दिन मैं फिर से फूल लेकर आया। ऐसे ही मैं उस बागान में जाता गया। वो लड़की मुझे हर बार कुछ अलग ही फूल देती और मैं छोटा मोटा तोहफा उसके लिए भी लेकर आता। और वो उस तोहफे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, लेकिन बीच बीच में उदास भी होती। और मैं पूछता, क्या हुआ, कमी रह गई? अब पैसे कम है मेरे पास, देखो ज़्यादा महंगी चीज़ लेकर नहीं आ सकता। लेकिन वो कहती, बात सस्ते या महंगी की नहीं है, तुम जो भी लेकर आ रहे हो इससे पहले मुझे किसी ने तोहफा नहीं दिया। तो मायूसी भी होती है, खुशी भी होती है। इन भाव को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा, भाव को समझने की कोशिश मत करो, जैसी भावनाएं उत्तीर्ण हो रही हैं बस उन्हें महसूस करो। और तब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी और मुझसे पूछा करती थी, उस लड़की का नाम क्या है? मैं उसे बताता, रिया। वो पूछती, आज कैसा रहा दिन, क्या घूमने गए उसके साथ? हाँ हो चुकी है या ना, तुम सही से नहीं बताते, कहते रहते हो कि हाँ होने वाली है, हुई नहीं है, लेकिन फूल तो लेकर जाते हो। वो तुमसे फूल लेती भी है तो तुमसे दूर क्यों रहती है? उसके वो तीखे सवाल, मेरे पास जवाब नहीं था। और फिर उस लड़की ने कहा, देखो ऐसा ना हो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हो। मैंने उसे डांटा, नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग है। मैं बहुत लंबे समय तक उसके लिए फूल लेकर जाता रहा। और फिर एक दोपहर मैंने सुबह के वक्त जो फूल उसे दिया था, मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं कि वो फूल तुम घर लेकर जाती हो या नहीं, या फेंक देती हो कहीं पर। दोपहर को मैंने वो फूल एक लड़की की जेब में देखा। मैं हैरान, आखिर उसकी जेब में कैसे आ गया? और यही मैंने रिया से पूछा कि मैं कल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा फूल लेकर आऊँगा, लेकिन तुम फूल देती किसे हो? घर लेकर जाती हो या सहेली को दे देती हो? उसने कहा, तुम्हें इससे क्या, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे लिए तोहफे लेकर आते हो, तुम्हारा प्यार एक तरफा, मुझे मनाना होगा तुम्हें। लेकिन ये सवाल पूछकर तो तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम मुझे पा चुके हो। ये तो बॉयफ्रेंड वाली बात हो गई कि क्या करते हो, कैसे करते हो। अब सच सुनना चाहते हो? मैं धीरज को पसंद करती हूँ, तो ये फूल मैंने उसे दिया। अब धीरज काफ़ी अमीर है, समझने की कोशिश करो। वो सबसे महंगे वाली गाड़ी ना, वो हमेशा उसी की होती है। कॉलेज में गाड़ियाँ तो वो ऐसे बदल रहा है जैसे कपड़े बदले जाते हैं। और तुम्हारे बारे में पता कर लिया मैंने,
मुझे नहीं पता ये फूल तुम कहाँ से लेकर आते हो, लेकिन ये फूल तुम्हारी औकात से बाहर है। चुरा कर ही लेकर आते होगे तो बस करो, फूल देते रहोगे और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी औकात में रहो और मुझसे दूर रहो। एक तरफा प्यार करना है, मुझसे बात करने को मिलेगा, लेकिन इस तरह से हक नहीं जता सकते। मुझे कोई अमीर लड़का चाहिए, तुम्हारे जैसा अधनंगा नहीं। भागो। उसने मेरे चेहरे पर मुझे जिस तरह से बेइज्जत किया था, आसपास वो लड़कियां भी हंस रही थी, सब लड़के भी हंस रहे थे, क्योंकि उसने हल्की आवाज़ में नहीं कहा था, ऊंची आवाज़ में कहा था। और फिर धीरज के पास जाकर उसकी गोद में बैठ गई मुझे दिखाने के लिए। मेरा तो चेहरा उतर गया, मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैं रोता रोता वहां से भागा था। और सच बताऊं, कोई तो होना चाहिए जिसके सामने आप दिल हल्का कर सके। मैंने अपनी कुछ दोस्त से बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि तुम पागल हो, औकात के बाहर लड़की को पसंद कर रहे हो। उसका बाप बहुत अमीर है और उसे अपने से ज़्यादा अमीर लड़के ही पसंद हैं। जो गाड़ी वो खरीद नहीं सकती उसे वो किसी लड़के से ही चाहिए। तुम तो फूलों के सिवा कुछ दे ही नहीं पा रहे थे। दिल की बात किसी से कैसे बयां कर पाता, और लड़कियां भी उस लड़की की बातें ही कर रही। लेकिन कोई एक था जो शायद मेरी बात सुन पाता। मैं शाम के वक्त वो बागान के पेड़ पर चढ़ के उस तरफ गया, वो लड़की वहीं पर, लेकिन मेरी आंखें नम थी। मैं रो रहा, खुद को संभाल ही नहीं पा रहा। उसे बताना चाहता था कि मैं अब नहीं आऊँगा, मुझे फूलों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके सामने बताने की मेरी कोशिश नाकाम रही। रोता इतना ज़्यादा गया कि रोना बंद ही नहीं हो पा रहा था। और उसने मुझे चुप करवाने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ। उससे प्यार करने के बाद तुम्हें धोखा मिलता तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता। पहले ही पता लग गया, एक तरफा प्यार सच्चा ही रह गया। तुमने तो कुछ गलत नहीं किया ना। मैं कैसे उसे समझाता कि मेरे जो ख्याल है, मेरी जो सोच है, सब कुछ टूट चुका है। मैं टूट चुका हूँ, मरने का मन कर रहा है। उसने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, फूल ही दिए, तुमने कौन सी कोई महंगी चीज़ दे दी? या तुम्हारी तरफ से तो हाँ थी, उसने हाँ तो की ही नहीं, तो छोड़ो, कोई और लड़की मिल जाएगी। मैं 15 मिनट वहां पर बैठा रहा। पहले मैं रो रहा था, फिर थोड़ा सा उदास हुआ। अंत आते आते मुस्कुराने लगा। वो उसे बेइज्जत कर रही कि ऐसी लड़कियां ऐसी होती हैं, क्या करते, अब नहीं तो बाद में गाड़ी मांगती, घर मांगती, क्या करते। तुम नहीं कर सकते तो समझने की कोशिश करो। अब अपनी औकात के अनुसार ही हमें चीज़ें खरीदनी चाहिए, और प्यार भी। मैं मुस्कुराने लगा और हंसने लगा। उसकी बातें कितनी अच्छी थी। अब पता नहीं उसके चेहरे की तरफ नज़र क्यों जाए जा रही थी। अब मेरा मन ये भी नहीं कह रहा था, अरे रिया उससे ज़्यादा खूबसूरत है, चुप रहे। रिया को भूलने का मन कर रहा था। उसके चेहरे की तरफ नज़र जाए जा रही। फिर अचानक मैंने नज़रों को हटाया और खुद को कहा, सब लड़कियां ऐसी होती हैं। उसने मेरे मन की बात कैसे सुन ली मैं नहीं जानता। फिर वो कहने लगी, देखो सब लड़कियां वैसी नहीं होती, लेकिन मेरे बारे में भी वैसे ख्याल मत रखो, वो बात मुझसे नहीं बन सकती। मैं हंसा और मजाक में ही उसे कहने लगा, लेकिन क्यों, तुमसे बात क्यों नहीं बन सकती? तुम पैसों के पीछे नहीं भागती, तुम कितनी मेहनत करती हो, तुम्हें तो फर्क पड़ता ही नहीं होगा ना महंगी गाड़ी से या महंगी चीज़ से। मेरी सस्ती चीज़ें भी तुम्हें कितनी ज़्यादा पसंद आती हैं। तुम्हारी सोच तो बिल्कुल मेरी जैसी है। वो कहने लगी, हाँ ये बात तो है, लेकिन अब प्लीज़, अभी दिल टूटा है, फिर से मेरे सामने प्यार की बात मत करना। ये मत कह देना कि अब मैं तुम्हें पसंद आ गई। उसने ये बात की तब मेरे दिमाग में आया, कब से ही मेरी आंखें मुझे कहे तो जा रही थी कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मेरी ज़बान मुझे चुप करवा देती कि नहीं, रिया खूबसूरत है। अब मेरा दिल कह रहा, दिल की भी अच्छी है, चेहरे की भी अच्छी है, बातें भी अच्छी करती है, बुरा क्या है, क्या चीज़ है जो इसमें बुरी है। मेरा प्यार जो रिया के लिए था वो उमड़ने लगा था। सामने कोई ऐसा मिला जो उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा, लेकिन खुद को संभाल ही नहीं पा रहा। और पता नहीं क्यों बीच बीच में जैसे मन की बात वो पढ़ लेती और चेहरे की तरफ देखने लगती और उंगली हिलाकर कहती, ना ना, ये मत सोचो।
और फिर मैंने उससे कहा, वो छोड़ो, ये बुढ़ा है कौन? सच बताओ, तुम्हारे अब्बू हैं? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? तुम्हारे माँ बाप कौन है? उसने कहा, वो छोड़ो, ये जानना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। मैंने कहा, बताओ। देखो, तुम्हें बताना तो होगा, वरना मैं यहाँ आऊँगा नहीं, मैं दोबारा तुमसे कभी मिलूँगा नहीं। उसने कहा, धमकी दे रहे हो? ये कैसी धमकी? दोस्ती की है तो उसके बाद ऐसी धमकी देनी नहीं चाहिए। मैंने कहा, मैं कर दूंगा। बता दो ना, चलो इतना तो बताओ कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ, ना तो नहीं करोगी ना? तुम भी धोखा तो नहीं दोगी ना? उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम समझने की कोशिश करो, प्यार मेरी तरफ बढ़ाने की कोशिश मत करो, इस प्यार को कोई अंजाम मिलेगा नहीं। मैंने कहा, क्यों? अब सबको मुझ में कमी ही नज़र आती है। कमी क्या है ये तो बता दो। अब तुमसे ऐसी दोस्ती हो चुकी है कि ये शब्द उसके सामने मैं बोल ही नहीं पाया और तुम्हारे सामने खुद को रोक ही नहीं पाया। मुझे लगता है बस कुछ तो बता दो जिसे मैं ठीक करूं। चेहरा ठीक नहीं मेरा, कद ज़्यादा छोटा है क्या? मैं 6 फुट का हूं, अब इससे ज़्यादा लंबा कितना बनूं? क्या कमी है मुझ में? उसने कहा, कमी तो कोई नहीं है, तुम तो बाकियों से ज़्यादा अच्छे हो। बाकी तो मतलब के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन तुम प्यार के लिए कर रहे थे। अभी तक तुम में कमी तो नज़र नहीं आई। मैंने कहा, तो अगर मैं तुमसे प्यार का इजहार करना चाहूँ तो ना क्यों है? मैं झगड़ा करने लगा और झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद उसने कहा, चले जाओ, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, चले जाओ, मुसीबत में पड़ जाओगे। मैंने कहा, मुझे सच बताओ, वो कौन है? और तब उसने हाथ जोड़कर कहा, वो मालिक है मेरा, मालिक है। मालिक कुछ कहेगा, उसके बाद मुझे सजा देगा। मैं और ज़्यादा दर्द सहना नहीं चाहती, चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं पेड़ पर चढ़कर जल्दी दीवार पार कर चुका था, लेकिन घर आकर मैं सोचता गया, मालिक? क्या मतलब मालिक? वो उसका बाप नहीं है, मालिक है। ये क्या उसे नौकरानी बनाकर रखा है? ऐसी बात नहीं। अरे इतनी तो अच्छी है, अब इससे ज़्यादा अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी अच्छी लड़की को नौकरानी बनाकर क्यों रखेगा? कहीं बुढ़े ने शादी तो नहीं की उससे? बुढ़े तो ऐसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। पूरी रात मैं सोचता रहा, रोता रहा। घर आकर मैं बहुत ज़्यादा रोई जा रहा और अगले दिन तक मैंने ठान लिया कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। दोस्त है मेरी, आखिर मुझ में क्या कमी है? जिसके बाद अगले दिन मैं फिर से वहां पहुंच गया और मुझे देखकर वो घबरा चुकी थी। उसे मेरी आंखों में साफ नजर आ रहा कि मैं आज यहां पर क्यों आया हूं। मैं उसके करीब गया और सीधा सीधा उससे सवाल पूछा, बताओ, क्या वो तुम्हारे अब्बू हैं? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, उसने तुम्हें यहाँ काम पर रखा है ना, तो चलो मेरे साथ, तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी तरह कोई और काम तुम्हें दिलवा दूंगा जहाँ तुम नौकर नहीं रहोगी। उसने कहा, मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा, तो मैं छुड़वाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा मैं, ऐसे कैसे नौकर बना के रखा है तुम्हें? उसने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, समझने की कोशिश करो। मैं यही काम करूंगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसके सामने कहा, बता दो मुझे, जो तुम छिपा रही हो बता दो, कुछ तो है। क्या तुम शादीशुदा हो? क्या उसने तुमसे शादी की? उसने कहा, नहीं। उसने कोशिश बहुत की मुझे अपने काबू में करने की, लेकिन मैंने उससे कभी शादी नहीं की। उसने मुझे कैद किया हुआ है। मुझसे शादी करना तो चाहता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो बुढ़े खूंसट से क्यों शादी करूंगी? मैंने कहा, फिर क्यों यहाँ इस कैद खाने में हो? वो रोने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सच बता दो, मैं वादा करता हूं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा और कोई ना कोई तरीका मैं ढूंढूंगा। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक सिला जिन्न हूं, और वो एक मरीद जिन्न। मरीद जिन्न बहुत ताकतवर होता है। उसने मुझे कैद कर लिया, मुझे जिन्नातों की दुनिया से यहाँ आने का रास्ता दिखाया, बहलाया, और एक ऐसे ही सौदे में
एक तावीज़ के ज़रिए अपना गुलाम बना लिया। मैं बच्ची फंस गई उसके जाल में और उसकी कैदी हूँ जब तक वो मुझे आज़ाद नहीं करता, और मुझे नहीं लगता अगले कई दशकों तक वो मुझे आज़ाद करने वाला है। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हंसा। चलो ये तो बात रही मजाक की, सच बताओ अब। फिर उसकी आंखें चमकने लगी। उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा इतना रूहानी सा हो गया, सुनहरी से बाल हो गए थे जो हवा में लहराने लगे। मैं इस खूबसूरती को कैसे बयां करूं? वो इंसान नहीं थी जैसा उसने कहा, वो तो कुछ अलग ही थी, जैसे कोई फरिश्ता हो, जैसे कोई हूर की परी हो। फिर मैं उसको साधारण रूप में आने के लिए कहने लगा, नहीं नहीं देखो, वो वाला पहले वाला रूप बनाओ। ये क्या है? ये मुझ पर कैसा असर कर रहा है? फिर वो साधारण रूप में आई और कहने लगी, ये वाला सबसे कमतर रूप है मेरा, इससे ज़्यादा भयानक नहीं दिख सकती। और फिर मैं खुद के बारे में सोचने लगा, ये सबसे भयानक रूप है तो खूबसूरत सबसे ज़्यादा कैसा होगा? उसने कहा, तुम झेल नहीं सकते, तुम्हारे दिल की धड़कन रुक जाएगी, उसे देखकर तुम यहीं गिर जाओगे। कहते हैं ना, किसी को देखकर उस पर मर जाना, ये वो होगा और तुम यहीं मर जाओगे। फिर मैंने उसे कहा, वो मरीद जिन मैं किसी तांत्रिक को लेकर आऊं? उसने कहा, उससे बात नहीं बनेगी। वो अगर पकड़ में भी आया या मरा भी, लेकिन मुझे आज़ाद नहीं करेगा। मैंने कहा, कैसे आज़ाद करवाऊं तुम्हें? देखो मैं सच बताता हूं, मैं कोई भी मुसीबत झेलने को तैयार हूं, लेकिन किसी के साथ बुरा हो रहा है, मुझसे देखा नहीं जाता। मानो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम्हें आज़ाद करवाना है, मैं तुम्हें बंधा हुआ नहीं देख सकता। वो थोड़ी सी और ज़्यादा मायूस हुई, फिर कहने लगी, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, तरीका तो बताओ जो तुम्हें पता है। वो तावीज़ कहाँ है? वो तावीज़? उसने कहा, उस मरीद जिन के गले में हमेशा पहने रहता है, और जब तक वो तावीज़ मेरे हाथ नहीं लगता तब तक मैं आज़ाद नहीं हो सकती। वो उस तावीज़ को नहीं उतारेगा, और कोई उसके गले से उस तावीज़ को कैसे उतारे? वो अपने करीब किसी को आने नहीं देगा। मरीद जिन को पता लग जाता है जब उसके 5 फुट की दूरी तक कोई इंसान आता है, तो उसके गले से छीनोगे कैसे, निकालोगे कैसे? खुद वो देगा नहीं, यानी वो तुम्हें मार डालेगा 5 फुट दूर से और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। फिर मैं थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा, नहीं है। जिसके बाद मैंने उसको कहा, रास्ता मैं ढूंढूंगा। आज रात वो जब सोया होगा ना, मैं उसके गले से वो तावीज़ उतार लूँगा, फिर तुम्हें दे दूँगा। तुम्हारे हाथ तक अगर वो तावीज़ पहुँचा, तुम आज़ाद हो जाओगी ना? उसने कहा, हाँ मैं तो आज़ाद हो जाऊँगी, लेकिन तुम कैदी बन सकते हो, और मैं उसे नुकसान भी नहीं पहुँचा सकती अगर तुम वो तावीज़ उसके गले से उतार दो। मैं सिला जिन हूँ, इतनी ताकतवर तो हूँ कि उससे बदला लेने के लिए पूरी ताकत जुटाकर उसे कैद कर सकती हूँ, लेकिन तावीज़ निकालते निकालते तुम मर गए, मैं तुम्हें बचा तक नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज़ादी देखनी है एक बार, तुम्हारी आंखों में वो आज़ादी की खुशी देखनी है। दिल तो पहले भी टूट चुका है मेरा, दोबारा टूट गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो थोड़ी सी खुश थी, मैं उससे वो खुशी छीनना नहीं चाहता था। फिर मैंने उससे पूछा, अगर तुम आज़ाद हो गई तो तुम क्या करना चाहोगी? और उसने सबसे पहले जवाब दिया था, मैं अगर आज़ाद हुई ना, मैं जिन्नातों की दुनिया में वापस जाना चाहूँगी। मैं वहाँ अपनी बहनों से मिलना चाहती हूँ, और भी बहुत हैं जिनसे मिलने की उम्मीद है मुझे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बस मेरी यही तमन्ना है। उसने कैद कर लिया इंसानों की दुनिया में, मुझे जिन्नातों की दुनिया छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, मेरा उसने नाम तक नहीं लिया। फिर मैं भला करने के लिए निकला। जिससे आप प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं ऐसा ही करने को तैयार था। दिल एक बार टूटा था और जानता हूं टूटेगा दूसरी बार भी। इसीलिए मैंने उसको कहा, तुम तैयार रहना, जब मैं उसके गले से वो तावीज़ छीनूंगा ना, तुम्हारी तरफ फेंकूंगा, छू लेना जल्दी से जल्दी। अगर मैं जिंदा हुआ तो बचा लेना, वरना मुझे मार डालना अगर मैं जख्मी हुआ।
मुझे दर्द वाली मौत मत मिले, बस इसके बारे में सोच लेना। उस लड़की ने साफ मना कर दिया था कि ऐसा मत करो, जान का खतरा है, लेकिन मैं मानने वाला कहाँ था। रात के वक्त मैं तैयार उसके घर में घुस गया। उस फूलों वाली दुकान के साथ ही उसका घर था। बाहर से टूटा फूटा लगने वाला घर, अंदर से बड़ा ही अजीब। दीवारें सोने की लग रही थी। मरीद जिन्न है साफ हो गया, और वो जो पलंग था वो पंख की तरह था। किस धातु का बना हुआ वो पलंग जिस पर वो सोया हुआ, और इस बार उसका रूप साफ था। वो बूढ़ा बनकर सो जरूर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा ये उसकी असली चमड़ी नहीं है, ये उसका रूप था जो उसने धारण किया था। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, 5 फुट की दूरी से मैं छलांग लगाकर उसके गले से उस तावीज को खींचना चाहता था। दूसरी तरफ वाले दरवाजे के पास वो लड़की खड़ी, मैं जल्दी से उस तरफ फेंकने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं उस पलंग के करीब पहुंचा, मैं छलांग लगाने वाला था, किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। पीछे से पकड़कर जब मुझे नीचे गिराया, कमरे की रोशनी जलने लगी थी, जिसके बाद मैंने देखा आगे से वो मरीद जिन्न गायब। वो बूढ़ा आदमी मेरी पीठ के पीछे था। वहां से गायब होकर पीछे कब आ गया पता ही नहीं चला। फिर उसने मेरी उंगलियों को मरोड़ा, मेरी उंगलियों की हड्डी टूट चुकी थी। फिर मुझे नीचे गिराया और हंसते हुए कहने लगा, यहां तक तू आया है कुछ न कुछ करने, तू मेरी सच्चाई जान गया है, इसीलिए अब यहां रहने के लिए मुझे तेरी मौत देखनी होगी। लेकिन चिंता मत कर, मौत के घाट ऐसे उतारूंगा किसी को पता तक नहीं चलेगा। अब ये बता, यहां आने से पहले किसको बताया कि तू यहां पर आया है? मैं घबराने लगा था। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? उसने मेरी एड़ी को खींचकर तोड़ दिया और हड्डी टूटने की आवाज बड़ी जबरदस्त थी। मेरी चीख निकली थी और तब मैंने कहा, बताता हूं। मेरी आवाज नहीं निकल रही, मेरी आवाज नहीं निकल रही, करीब आकर सुनो, करीब आकर सुनो। मैं रोने लगा था। वो मेरे करीब आया और मैंने फुसफुसाया, आशा खाया। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, साजा। उसने कहा, रुक। फिर वो बिल्कुल मेरे मुंह के करीब आ चुका था। कान उसने मेरे होंठों के करीब किया। मैंने उसके गले से वो तावीज को खींचा और सीधे उस लड़की की तरफ फेंका। वो जिन्न हैरान हो गया। तब वो समझ पाया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। और जैसे ही उस लड़की के पास वो तावीज पहुंचा, मैंने उसका वो अजीब रूप देखा। उसे सुंदर या भयानक रूप में बयां नहीं कर सकता। बड़ा अजीब सा, और एक झटके में उस मरीद जिन्न को पकड़कर उसने बोतल में डाल दिया। कांच की वो बोतल ऊपर से ढक दी थी उसने, और फिर वो साधारण रूप में मेरी एड़ी को पकड़ा। मैं दर्द के मारे चिल्लाए जा रहा। मेरी एड़ी ठीक कर दी, मेरी उंगली ठीक कर दी। दर्द गायब हो चुका था, लेकिन वो दर्द बड़ा भयानक था। फिर मैं सीधा खड़ा हो गया। अरे ये तो मैं ठीक हो गया। उसने कहा, मैं शिलाजिन हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना पड़ता है, और ये तो अगले 400-500 सालों तक यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये बोतल मैं वहाँ तक लेकर जाऊँ जहाँ से ये कभी बाहर ना आ पाए। और वो बूढ़ा आदमी, पहली बार हाथ जोड़े हुए देखा मैंने उसे। अंदर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा, लेकिन कपड़े से बोतल को लपेटकर बंद कर दिया उसने और कहा, अब ज़रूरत नहीं है, देखो मत, कोशिश करने दो इसे। मुझे कैद किया ना चालाकी से, अब बताती हूँ इसे। अब मैं जिन्नातों की दुनिया में लेकर जाऊंगी और सौदा करूंगी इसका। अगले 500 साल तो इसके बर्बाद निकलेंगे। फिर वहां बैठने के लिए कहा उसने, और मैंने उसे कहा, चलो फिर मैं चलता हूं, और तुम वापस जाना चाहोगी जिन्नातों की दुनिया में? उसने कहा, तुम देखना चाहोगे? मैंने कहा, नहीं, जिन्नातों की दुनिया में मैं क्या करूंगा? उसने कहा, अच्छा है, तुम्हें वहां जाना भी नहीं चाहिए, खतरा भी बहुत ज्यादा है, और तुम ताकतवर भी नहीं हो, वापिस आ ही नहीं पाओगे। तब उसने वो बोतल को जमीन में डाल दिया। जमीन जैसे तरल हो गई हो, बोतल अंदर चली गई। फिर मैंने घबराते घबराते पूछा, तो अब तुम मिलोगी मुझसे, यानी कभी कभी आओगी? उसने कहा, मैं जब
जिन्नातों की दुनिया में चली जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी। वहाँ बहनों से बात करनी है, बहुत कुछ करना है, तो वहाँ जाने के बाद मैं वापस नहीं आऊंगी। चेहरा उतर गया था मेरा। फिर कर क्या सकता था, दिल टूटने की आदत थी मुझे। और मैंने कहा उसे, तो फिर अभी जाना चाहोगी तो, या सुबह बातें करोगी? उसने कहा, मैंने कब कहा कि मैं अभी जा रही हूं? अभी नहीं जाऊंगी। 70-80 साल है मेरे पास, 70-80 सालों बाद ही जाना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा खुश हुआ, लेकिन फिर मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा, कुछ उधार है यहां पर, किसी ने मदद की थी और पूछा था कुछ, उसे जवाब देना है। मैंने कहा, मदद की? उसने कहा, याद करो, 70-80 साल उम्र है तुम्हारी, उससे ज़्यादा नहीं बताना चाहूंगी, तुम डर जाओगे। तो बताओ, प्यार करते हो मुझसे? साथ रह पाओगे? छोड़ोगे तो नहीं? कैद तो नहीं करोगे? सिलाजिन्न सोच कर मुझ पर हावी तो नहीं हो जाओगे? मैंने कहा, हाँ नहीं, कहना क्या चाहती हो? वो मुस्कुराई और फिर कहने लगी, सिलाजिन्न की ताकत है, तुम्हें ऐसी आंखें दूंगी कि मेरा वो रूप भी देख सकोगे जिसे कोई इंसान देख नहीं सकता। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार भी करूंगी, जब सही समय आएगा तब तुमसे शादी करनी है। मना तो नहीं करोगे ना? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उससे पूछना चाहता था, हिम्मत नहीं थी। उसने मुझसे पूछ लिया। खुशी का ठिकाना नहीं था और वो मेरे लिए इंतजार करने को तैयार। सिलाजिन्न धोखा नहीं देती, इसीलिए मैं खुशी खुशी वहां से निकला था। और उसने कहा था, जब तुम पढ़ लो, जो काम करना चाहते हो कर लो, तब एक आवाज लगाना, मैं पहुंच जाऊंगी। बस उसके बाद हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आवाज लगाते वक्त सोच लेना। और हाँ, मदद सिलाजिन्न कर सकती है, तो काम की चिंता मत करना। वो कॉलेज खत्म होते ही मैंने सीधे वो फूलों की दुकान ही चलाई जो उसकी थी। नाम ज़ारा। ज़ारा वो फूलों की दुकान चलाती थी और उसके पिता गायब हो चुके हैं। हर कोई पूछता, वो सबको कहती कि वो मेरे अब्बू थे, लेकिन ज़मीन दोज हो गए हैं। इसके बाद मैं उस फूलों की दुकान पर बैठने लगा और रिया मेरे सामने आई थी, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश तक नहीं की मैंने। मुझसे बात करना चाहती थी। मैंने कहा, तू भाग जा यहाँ से। मेरे साथ जो थी उसके चेहरे से नज़र नहीं हटती। नज़ारे हम क्या देखें।